and why a Rahul versus Modi fight may not entirely be as potent a battle as you imagine it to be, with the BJP cowering in a corner. Let's take a look at some numbers from 2019. Now, there were basically states which amount to 128 seats. We did an analysis of these 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 states, which total up to 128 seats. In these states, the Congress and the BJP go head to head. There is no TMC, there is no DMK, there is no other smaller parties. It's a direct fight. Let's take a look at how people fared in these 128. In Himachal Pradesh, of the 4 seats which are there, the party in power is the Congress, but all 4 seats went to the BJP. In Rajasthan, out of 25, 24 went to BJP. Gujarat, out of 26, 26 went to BJP. In Karnataka, 28 out of total 28, 25 went to the BJP. In Uttarakhand, all 5 went to BJP. Madhya Pradesh, 28 out of 29 went to BJP. Chhattisgarh, 9 out of 11 went to BJP, which means that in states, and let me get in the non-political voices now, Ashutosh and Harshvardhan ji, 128 seats जहां पर सीधा मुकाबला था राहुल वर्सेस मोदी, उनमें से 121 या 121 सीटें बीजेपी ने जीती। क्या इसका मतलब है कि जानबूझ के बीजेपी इसको राहुल वर्सेस मोदी बना रही है, क्योंकि उनको पता है वही उनको 370 पार ले जाएगा? देखिए पद्मजा, मुझे लगता है जी मुझे लगता है कि जब हम ये कहते हैं ना, और ये चूंकि अब तो ये मजाक बन चला है, हर कोई कहता है, हेमंत शर्मा ने भी कह दिया कि भाई हमारे स्टार कैंपेनर हैं तो इसलिए लोकसभा चुनाव के बाद ही गिरफ्तारी होगी अगर कोई मामला भी उनके खिलाफ बनता है तो। लेकिन अगर सीरियस नोट पर देखें, जो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी ने कहा 2014 और जो 2019 किस तरह से कांग्रेस पार्टी हारी, और 2019 में राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी से त्यागपत्र देकर, रेजिग्नेशन देकर भाग खड़े होते हैं। लंबी मान मनोवल के बाद वो लौट कर आते हैं। अब अचानक वो पार्टी में एक, जैसे सोनिया जी ने अपने लिए पीएम के ऊपर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक बना लिया था कि हम चलो अलग से एक होगी नेशनल एडवाइजरी कमेटी, वैसा ही कुछ उन्होंने बना लिया है। अब जरा सोचिए, जिस वक्त ये चुनाव है, जिस वक्त ये जरूरत थी कि एक नेता होता जो कांग्रेस अध्यक्ष से बात करता, वो सारी कांग्रेस की ऊर्जा सब कुछ किसमें लगी हुई है? राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। और जब उसमें इस तरह से बिस्किट खिलाना है, कुत्ते का मालिक था या नहीं था, कांग्रेस कार्यकर्ता था या नहीं था, अगर इस तरह की चीजें आती हैं तो कितना नॉन सीरियस देश की विपक्षी पार्टी का सबसे बड़ा नेता नजर आ रहा है, यह देखने की बात है। और जब आमने सामने मुकाबला होता है तो यह बात हम आप क्या कहेंगे? सारे गठजोड़ में जो अब गठजोड़ बन नहीं सका, उसके भी नेता ये कहते रहे कि भैया जहां जहां कांग्रेस लड़ती है कांग्रेस भाजपा से साफ हो जाती है। तो जाहिर है डर किसको लगेगा? भारतीय जनता पार्टी तो एक तरह से कहें ना, प्ले करती है राहुल गांधी के साथ, और वो उस ट्रैप में फंस जाते हैं बार बार। 24 में भी ऐसा ही होता दिख रहा है। Ashutosh, now Shamishta Mukherjee is something that Harshvardhan ji referred to. She's the daughter of Pranab Mukherjee. She's saying that this is a non-serious politician and he is simply not working for the Congress. Is projecting him as Jan Nayak actually playing into the BJP's hands, and results speak for themselves as well? अब ये उन्होंने खुद कहा या उनसे कहलवाया गया, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, उस पर मैं उस बहस में मैं नहीं जाऊंगा। देखिए, ये भारत की राजनीति की बहुत ही विडंबनापूर्ण स्थिति है। इसलिए विडंबनापूर्ण स्थिति है क्योंकि अगर हिंदुस्तान के मजबूत सत्ता पक्ष ने अगर 1951 के बाद से अपने विपक्षी नेताओं का मजाक उड़ाया होता और उनकी बेइज्जती इस तरीके से की होगी, लगातार अपमानित करने की कोशिश की होती, तो आज भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में नहीं होती। मुझे याद है 1951 से लेकर 1989 तक 8 चुनाव हुए और अटल बिहारी वाजपेयी को कितने बार लॉन्च किया गया, कितने बार वो लॉन्च हुए, इसका आज तक किसी ने हिसाब ही नहीं दिया कि एक पार्टी एक नेता। और तब की राजनीति का फर्क यह था कि नेहरू जी अटल बिहारी वाजपेयी को, जिनकी पार्टी को सदन के अंदर 3% या 4% या 5% वोट मिलते थे, उनको इंट्रोड्यूस कराते थे विदेशी नेताओं से कि देखिए ये है वो भारत के जो आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये थी उस वक्त की राजनीतिक संस्कृति। आज की तरीके से नहीं कि हर कोई
बीजेपी की पूरी कोशिश है कि राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, विपक्षी नेताओं का मजाक उड़ाओ सिर्फ। और ये जो मजाक उड़ाने की प्रवृत्ति है, ये देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरीके से खत्म करती है और अधिनायकवाद का जन्म देती है। अगर हेमंत बिस्वा शर्मा पर अगर आपको यकीन है, तो जिस तरीके के बयान वो दे रहे हैं असम के अंदर, वो खुद असम के लिए उनकी क्या उपलब्धि होनी चाहिए, सोचने वाली बात है। मैं तो उसको दूसरे तरीके से भी देखने की कोशिश करता हूं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी को 1989 में बीजेपी ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया, किसी लायक नहीं समझा, उन्हीं 96 में अटल बिहारी वाजपेयी को सामने लाना पड़ा। तो अब ये आज की नई राजनीतिक संस्कृति, मुझे इसमें तरस आता है। मैं दरअसल ऐसे लोगों के ऊपर हंसता हूं। आई फील पिटी ऑन देम। बट डोंट यू थिंक, ओके फाइन, ओके हर्षवर्धन जी, अगर मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, आशुतोष जी कह रहे हैं कि 89 में अटल बिहारी वाजपेयी को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने खारिज कर दिया। मुझे तो ध्यान में नहीं आ रहा है कि अटल आडवाणी से बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी में कोई रहा हो। और जब वो 96, 98, 99 में प्राइम मिनिस्टर बने तो उसके पीछे वजह यही थी, खारिज कर दिया। ये कहां से आया, ये समझ में नहीं आया। No, but also, no, hold on a second. The BJP, you're right. The BJP may be trying to target Rahul Gandhi. I'm also asking you, what about the results? When Rahul Gandhi was pretty much calling the shots in the Congress party in 2019, he was deciding कि सूट बूट की सरकार, चौकीदार चोर है, तब उनके इलेक्शन स्लोगन पे चुनाव लड़ा गया. And in places where there was a straight fight, the Congress lost. So people bought into it. आशुतोष, भारतीय जनता पार्टी को कम से कम इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1951 में पार्टी बनी थी और 1984 में सिर्फ 7% वोट था, सिर्फ 7%, आरएसएस जैसे बड़े संगठन के बावजूद। लेकिन किसी कांग्रेस के नेता ने, न इंदिरा गांधी ने, न जवाहरलाल नेहरू ने मजाक नहीं उड़ाया था अटल बिहारी वाजपेयी का, उनका सम्मान किया था और यह कहा था कि इनके अंदर देश का प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है। आज ये देश की राजनीति इतनी गटर में जा चुकी है कि लगातार आप विपक्ष के नेताओं का मजाक उड़ाते हैं। आप लोकतंत्र